हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस की तैयारी सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के साथ। ठीक है, तो ये है हम लोगों का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 तुम लोगों को पता है एंड तुम लोगों को ये भी पता है कि ये जो न्यू एनसीईआरटी है, जो रिवाइज्ड एनसीईआरटी है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग ये वीडियो सीरीज ला रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पूरा जो चैप्टर्स हैं, जो नए नए चैप्टर्स इंक्लूडेड है, जो रिवाइज चैप्टर्स हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, हम सबको समझाएंगे। एंड उसी के साथ साथ जो आपको फ्री पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करना पड़ेगा, और उसके बारे में हम लोग लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नोट्स आपको कैसे मिलेगा। वहाँ पे नोट्स में भी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स भी होगा, थोड़ा सा जो चैप्टर का नोट्स है वो तो पूरा ही आपको मिलेगा। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लास्ट में डाले हुए हैं। सो प्लीज़ चेक इट आउट। पहले नोट्स को लिखने से पहले चैप्टर को समझना ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के चलो हम लोग ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं, मतलब सेकेंड लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट हम लोग ने क्या देखा था उसका एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट हम लोगों ने देखा था कि साइज ऑफ द सेल कितना होता है। ठीक है, जो साइज ऑफ द सेल है वो कैसा कितना होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, साइज ऑफ द सेल्स हम लोगों ने देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखा था। क्या क्या देखा था हम लोगों ने लास्ट में देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, कि देर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एंड अनदर इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स हम लोगों ने उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि ये प्रोकैरियोटिक, दिस आर वेरी एंशियंट सेल्स, दिस आर लाइक बैक्टीरिया लाइक सेल्स। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था प्रोकैरियोटिक सेल्स। बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। उसके अलावा जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला जो जितना भी सेल्स होता है, उस सबको हम लोगों ने नाम दिया है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, क्योंकि उस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स तो हम लोगों ने वहाँ पे ही सीखा था कि सेल क्या होता है, साइज क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होता है। ये सब हम लोगों ने तो उस वीडियो में ऑलरेडी बेसिक्स जो है वो हम लोगों ने तो सीख ही लिया है। अभी हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोगों ने दो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक था हम लोगों का सेल वॉल और एक था सेलुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलुलर मेम्ब्रेन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। प्लीज जाके देख लो। दिस आर नथिंग बट द बाउंड्री। ठीक है, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड सेलुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। जो सेलुलर मेम्ब्रेन होता है वो बाउंड्री होता है एक सेल का। अभी सेल के बाउंड्री के भीतर हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा सा मेनली न्यूक्लियस होता है, एंड कुछ और भी चीज़ें होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में कौन सा चीज़ें होते हैं, क्या नाम होता है उसका, क्या फंक्शन होता है, हम लोग सब अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई चिंता लेने की बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके हम लोग सब सीख जाएंगे। ठीक है, हम लोगों को फर्स्ट जो चीज़ सीखना है वो है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? ठीक है, एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली जितना भी सेल्स होता है ना, जो सेल्स होता है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो हो गया तुम लोगों का मेम्ब्रेन, मतलब जो परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक तो हो गया हम लोगों का परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक हो गया हम लोगों का साइटोप्लाज्म, एक हो गया हम लोगों का न्यूक्लियस। अभी मैं अगर तुम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके समझाऊं तो बेसिकली क्या होता है, एक सपोज ये सेल है। इस सेल का जो बाउंड्री है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अभी इसके मिडिल में या फिर मतलब सेल के अंदर एक बड़ा सा ऐसा चीज रहेगा जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस, एंड इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। लेकिन उसको छोड़ के, मतलब बाउंड्री एंड न्यूक्लियस को छोड़ के, जो अंदर में जो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, दिस साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। दिस साइटोप्लाज्म इज ए सेमी फ्लूइड, ठीक है, सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक। ठीक है, जो तुम लोग जेली वेली खाते होगे ना, जो उतना भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन वो जेली लाइक जिस जैसा उसका कंसिस्टेंसी होता है, जैसा उसका टेक्सचर होता है, वैसा ही एक सेल के अंदर भी ऐसा जेली लाइक सेमी फ्लूइड। ठीक है, सेमी फ्लूइड मतलब पूरा लिक्विड नहीं है,
पूरा लिक्विड नहीं है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी है, नो सॉलिड पार्टिकल्स क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ऐसा कुछ होता है जहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अभी इस साइटोप्लाज्म में ही जो सॉलिड वाला पार्ट रहता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स रहते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनेलिस, ठीक है। यहाँ पे मैं एरो नहीं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि ऑर्गेनेलिस बोल के भी एक चीज़ रहता है, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा ऑर्गेनेलिस होता है, कौन सा डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गेनेलिस होता है, क्या फंक्शन होता है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना कि ये जो सेमी फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस जो है, ये जो परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये तीन को हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनेलिस को हम लोग ओनली कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज ओनली कैन बी विजिबल विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। बाकी को हम लोग नॉर्मल जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके मदद से हम लोग ये परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब जो बाउंड्री है, जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस है बड़ा सा करके, उस सबको तो देख सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे और भी चीज़ें प्रेजेंट है, वो सबको सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को ये जानना है, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, कि सेल ऑर्गेनेलिस क्या है एंड सेल ऑर्गेनेलिस की ज़रूरत भी क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जो बुक से ही मैंने लिखा है, जो तुम लोगों का नया एनसीईआरटी बुक है, वहाँ से ही मैंने ये लाइन उठाया है कि जो यूकेरियोटिक सेल्स है, दे नीड सेल ऑर्गेनेलिस बिकॉज दे कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। मतलब इसका मतलब समझो, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में वो लग रहा है कि वो बहुत कुछ टफ कुछ बोल गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मान लो, सपोज तुम एक कोई भी छोटा सा काम करोगे, सपोज तुम अभी पेन को उठाओगे, तुम्हारे टेबल के सामने एक पेन पड़ा हुआ है, तुम उस पेन को उठाओगे। सो इस पेन को उठाने के लिए तुम्हारा बॉडी का बहुत कुछ पार्ट एक साथ काम कर रहा है। लेकिन मैं पूरा बॉडी के बारे में बात करूँ तो ठीक है, कि सपोज तुम पेन को उठाओगे तो पहले तुम्हारा ब्रेन काम करेगा कि हाँ, इस पेन को उठाना है। सपोज लाल कलर का एक पेन पड़ा हुआ है, तो उस लाल कलर के तुम्हें पहले कलर को विजुअलाइज करना है, फिर वो लाल कलर के पेन को उठाना है, ये तुम्हारे ब्रेन को सोचना है। एंड ये ब्रेन अपने मतलब वो सिग्नल को नर्व के थ्रू तुम्हारे हाथ तक पहुंचाएगा। तुम्हारा हाथ वहां तक पहले एक्सटेंड करेगा जहाँ पे पेन पड़ा हुआ है, फिर तुम्हारा फिंगर्स उसको ग्रैब करेगा, फिर उसको लिफ्ट करेगा, मतलब उठाएगा, ठीक है। सो बहुत सारा कुछ एक साथ काम कर रहा है ना। या फिर तुम छोड़ो, अपने बॉडी के बारे में भी छोड़ दो, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में समझो, तुम्हारा स्कूल के बारे में समझो। सबसे ऊपर सपोज मान लो तुम लोगों का प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल जो होता है, सर या मैम, वो सबको कंट्रोल करता है। एज इन द टीचर्स को पहले बोलता है कि तुमको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, तुमको इस पीरियड में क्लास लेना है, तुम ये सब्जेक्ट पढ़ाओगे, तुम्हें ये कोर्स कंप्लीट करना है। सो ही इज़ द, सपोज मान लो कि एक रोल कर रहा है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कर रहा है। फिर जो तुम्हारा टीचर्स है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट टीचर्स है, मैथ्स का कोई और सर है, साइंस का कोई और सर है, सोशल का कोई और सर है, इंग्लिश का कोई और, ऐसा करके डिफरेंट टीचर्स आर टीचिंग यू एक साथ, लाइक इंडिपेंडेंटली दे आर टीचिंग यू, ठीक है। साइंस का टीचर मैथ्स नहीं पढ़ा रहा है, या फिर सोशल का टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, मान लो कि सब अलग अलग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम आर हेल्पिंग यू टू गैदर नॉलेज, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेल ऑर्गेनेलिस है, ये इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप में ही काम कर रहा है, लेकिन ऑल ऑफ देम आर नीडेड सो दैट एक साथ फंक्शन हो सके। जैसे कि तुम लोगों को हर टीचर का नॉलेज चाहिए, तुम लोगों को नॉलेज मतलब हर टीचर से तुम लोगों को नॉलेज गैदर करना है ताकि तुम मार्क्स अच्छे ला सको, पास कर सको। सिमिलरली सब सेल ऑर्गेनेलिस को अच्छे से काम करना है, वरना ये एक सेल अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, और सेल अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखना ये बात है। तो सेल ऑर्गेनेलिस क्या किस किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ ए सेल, ठीक है। सब फंक्शंस ऑर्गेनेलिस ही करते हैं, लेकिन एक साथ मिलके करते हैं। तो बाहर से लगता है कि सेल कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में अंदर जाके देखोगे तो सेल ऑर्गेनेलिस कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, ए सेल इज लाइक ए टाइनी लिविंग फैक्ट्री जैसा है। जैसे कि मैंने बोला, जैसे स्कूल में भी है, बहुत सारा टीचर्स बहुत सारा कुछ मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, ऐसा ही विथ ईच पार्ट ऑफ इट्स डूइंग ए स्पेसिफिक जॉब, ठीक है। ये वाला चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में।
अभी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ पोर्स। ठीक है, मतलब समझो, मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके तुम लोगों को समझाता हूँ। सपोज जो हम लोगों ने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में सोचा, चलो मैं एक परफेक्ट अच्छा सा एक ओवल बनाता हूँ। सपोज दिस इज माई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और उसके अंदर है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का दूसरा कलर ले लेता कि न्यूक्लियस है इसके अंदर दूसरे कलर में। ये जो न्यूक्लियस है इसको अगर तुम जूम करके देखोगे, इसको अगर तुम थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो ऐसा तुम लोगों को नजर आएगा कि एक तो यहाँ पे मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर और एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके ऊपर और एक मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनेली है, एक सेल ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। ठीक है, सो दिस इज द न्यूक्लियस। इसको मैं जूम करके देख रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज द न्यूक्लियस। इसमें कितना मेम्ब्रेन है? 1 and 2, देयर आर 2, सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन वाला एक सेल ऑर्गेनेलिस। एंड इसके अंदर ये जो डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेलिस है इसके अंदर बहुत सारा पोर्स है। पोर्स है मतलब इसके अंदर यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में होल्स है। होल्स है, ठीक है, होल्स है। ये जो होल्स है दिस इज रिक्वायर्ड फॉर नेसेसरी ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ से सब्सटेंस अंदर जा सकता है, यहाँ से सब्सटेंस बाहर आ सकता है, इसके वजह से ही ये पोर का मतलब इसका पोर का इंपॉर्टेंस है। अभी देखेंगे कि और क्या बोला है। बोला है इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। अभी ये क्या है समझो। न्यूक्लियोलस क्या है इसके नेक्स्ट लाइन में ही मैंने लिखा है, द न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस where synthesis of ribosomal subunits take place। बहुत भारी भरकम शब्द है, मतलब सिंपल सा बात है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया तुम लोग देख रहे हो, दिस एरिया इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। ये जो एरिया है दिस इज द न्यूक्लियोलस। पूरा जो एरिया है उसको तो हम लोग न्यूक्लियस बोल दिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को छोड़ के जो अंदर का चीज है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एंड न्यूक्लियोलस ए हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था इट्स सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। अभी राइबोसोमल सब यूनिट्स क्या है? जब हम लोग राइबोसोम्स बोल के एक स्पेसिफिक चीज पढ़ेंगे जो प्रोटीन फैक्टरीज होता है, these are nothing but प्रोटीन्स का सब यूनिट। राइबोसोमल सब यूनिट इज नथिंग बट, मैं थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब है प्रोटीन का सब यूनिट हम लोग बनाते हैं कहाँ पे? हम लोग बनाते हैं न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस के अंदर। सो मतलब प्रोटीन जो हमारे बचे रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है। एंजाइम्स बोल लो, हार्मोन्स बोल लो, डीएनए बोल लो, सब कुछ इंपॉर्टेंट जितना भी चीज है, दीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स का जो सब यूनिट्स है, मतलब छोटा छोटा हिस्सा जो कि जुड़ने के बाद बड़ा सा एक प्रोटीन बन जाता है, उस सब यूनिट्स को हम लोग मतलब वो बनाते हैं न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, यही सब चीजें हैं। थोड़ा सा मतलब टेक्निकल टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स है, इसके लिए समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कुछ उतना भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद है क्रोमासोम्स। अभी क्रोमैटिन के बारे में हम लोग आएंगे। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन बोला है ना, तो क्रोमैटिन के बारे में भी हम लोग आएंगे। उसके पहले थोड़ा सा क्रोमोसोम्स देख लेते हैं, उससे ही रिलेटेड है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। DNA and proteins. Genes are functional segments of DNA that carry genetic information for inheritance. In a non-dividing cell, these DNA is present a part of chromatin material. मतलब समझो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। हालांकि ये सेल डिवीजन चैप्टर का पार्ट है, सेल डिवीजन वाला चैप्टर जब तुम लोग पढ़ोगे इसको और भी डिटेल्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। न्यूक्लियो मतलब एक सेल जो होता है वो हर वक्त डिवाइड नहीं करता रहता, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही डिवाइड करता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सेल है। ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जो आफ्टर एवरी 24 आवर्स दे डिवाइड। कुछ सेल्स है बहुत मतलब टाइम लगाते हैं डिवाइड करने में। तो जो मान लो कि जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तब वो कैसा रहता है? तब वो क्रोमैटिन हिसाब से रहता है। इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल।
Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्ट होता है ऐसा थ्रेड लाइक, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स होता है थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसा गिरा हुआ होता है, ठीक है। मान लो दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तब उसको हम लोग नाम देते हैं क्रोमैटिन। जब वो डिवाइड करने लगेगा तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ये थोड़ा सा अरेंज हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके अरेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा अरेंज हो जाएगा। They will arrange into this type of structure. These type of structures are known as chromosomes. क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं जीन्स होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होता है जिसके अंदर डीएनए रहता है। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स रहता है जिसके अंदर डीएनए रहता है, जिसके वजह से हम लोग इनहेरिट करते हैं कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि एक बच्चा अपने माँ बाप के जैसा ही, मतलब उसका फेशियल फीचर्स रहेगा, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, जैसे अपने माता जी के ऊपर या फिर पिताजी के ऊपर ही वो गया होगा, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो फीचर्स है, ये जो फिजिकल फीचर्स है, या फिर कुछ ऐसा मतलब थिंग्स दैट आर इनहेरिटेबल, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मतलब जो दूसरा चैप्टर है सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हम लोग उसके बारे में तो बहुत ही डिटेल्स में जाएंगे। लेकिन जो समझ लो कि कुछ कुछ जो फीचर्स है बच्चे का वो अपने माता जी के ऊपर या फिर पिताजी के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो कैरी ओवर हो रहा है, ये जो इनहेरिट हो रहा है अपने माता से या फिर पिता से, दिस आर नोन एज inheritable factors. These inheritable factors are carried by genes. Chromosomes are made of DNA and proteins. Genes are functional sequence of DNA that carry genetic information for inheritance. ठीक है, वो DNA से ही क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी होता है ताकि एक मतलब अपने फादर या मदर के जैसा ही वो बच्चा हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ। अभी न्यूक्लियस के बारे में और भी थोड़ा कुछ है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में है। जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे वो है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में क्या लिखा है कि इसका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। द डीएनए इज प्रेजेंट एज ए सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स। द रीजन कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, ठीक है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, सपोज मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उसके अंदर जो डीएनए रहता है वो कुछ ऐसा टाइप का कुछ होगा, एंड उसके आसपास में थोड़ा सा क्रोमैटिन होगा, मतलब सपोज पिंक कलर से दिखा हूँ यहाँ पे क्रोमैटिन जैसा कुछ वहाँ पे ऊपर में ही रहेगा। सो दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। द रीजन कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। एंड जो नॉन डिफाइंड मतलब नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, ये दिस इज सर्कुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड इसके कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स ही चाहिए। क्यों समझ लो ये क्यों स्पेसिफिक प्रोटीन्स, वेरी फ्यू स्पेसिफिक प्रोटीन से क्यों चाहिए उन लोगों को, क्योंकि प्रोकैरियोटिक यानी जो सेल्स होता है वो बैक्टीरिया का होता है, वो सिंगल सेलुलर ज़्यादातर होता है, कुछ कुछ मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन बेसिकली दीज आर वेरी प्रिमिटिव सेल्स। ये उतना डेवलप नहीं है, उतना एडवांस नहीं है। जैसा कि हम लोगों का ह्यूमन बॉडी है वो बहुत एडवांस है, बहुत कुछ करता है, इसलिए बहुत सारा प्रोटीन्स चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स चाहिए। बैक्टीरिया के मामले में इतना सारा प्रोटीन्स नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी होगा तो वो बहुत सिंपल सा प्रोटीन्स चाहिए होगा, इसलिए उसका मतलब दीज आर सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स, मतलब कुछ ही प्रोटीन्स वो बनाता है, ठीक है, समझो। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे राइबोसोम्स में, जो हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ ही लिया है कि राइबोसोम्स आर नथिंग बट साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर टाइनी स्ट्रक्चर्स, बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर्स होता है, एंड दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी सब कुछ सीखेंगे, इसके बाद ही मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बोल सकता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा तुम लोगों को मतलब ये दे दूँ, हिंट दे दूँ कि कैसा होता है। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो सपोज मान लो कि ये हम लोगों का न्यूक्लियस है, इसके आसपास में ही राइबोसोम्स घूम सकता है, और देयर इज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा 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 फोल्ड जैसा रहेगा, ठीक है, ऐसा 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 फोल्ड रहेगा,
इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी ऐसा ऐसा करके बैठ के रह सकता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच रह सकता है, फ्री भी रह सकता है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी रह सकता है, ठीक है। सो दोनों टाइप का ही पॉसिबल है। इसके ऊपर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी जान लेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। दिस इज अ लार्ज ऑर्गेनेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस के साथ ही अटैच रहता है, दैट स्प्रेड्स लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। ऐसा करके साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के ऊपर मतलब नेटवर्क की तरह फैला हुआ होता है, नेटवर्क की तरह फैला हुआ होता है। कुछ कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत लंबा भी खींचा जा सकता है, ठीक है। सो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नेटवर्क जैसा रहता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ई आर बोल के हम लोग शॉर्टली लिखते हैं, तो ई आर है वो है कंटिन्यूअस होता है जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एनवेलप। मतलब क्या समझो इसका, कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। मतलब फिर से अगर मैं सेल को ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये मेरा सेल हो गया और ये मेरा सपोज न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा एक सेकेंड मुझे डायग्राम को ड्रॉ करने दो तो कि तुम लोग समझ पाओ, ठीक है। सपोज ये हो गया मेरा न्यूक्लियस, इसका डबल लेयर्ड होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन होता है, तुम लोगों को पता है। इस डबल मेम्ब्रेन के साथ है कंटिन्यूअस, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। सपोज ऐसा ऐसा, मतलब पूरा ही भरा हुआ होगा, ठीक है, पूरा ही भरा हुआ होगा। जितना सारा तुम मतलब पूरा जितना ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है ना, तो एक को मैं अगर इनर मेम्ब्रेन बोल दूं, एक को मैं आउटर मेम्ब्रेन बोल सकता हूँ। सो ये आउटर मेम्ब्रेन के साथ पूरा ही कंटिन्यूअस वे में ये फैला हुआ होगा, पूरा ही कंटिन्यूअस वे में फैला हुआ होगा। सो इस कंटिन्यूअस वे में अगर फैला हुआ है, इसको ही इसके बारे में ही यहाँ पे बोला हुआ है कि द ईयर इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एनवेलप, मतलब पूरा ही कवर कर लेता है, ठीक है। अभी क्या बोला है, द ईयर प्लेज ए की रोल इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड सम हार्मोन्स। मतलब ईयर में बहुत सारा कुछ होता है। क्या क्या होता है, सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन होता है, किसका, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, दोनों दोनों ही होता है, प्रोटीन्स का, फैट्स का एंड सम हार्मोन्स का भी। एंड दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है ए सी आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ी देर पहले मैं तुम लोगों को बता चुका हूं कि राइबोसोम्स जो होता है वो आइदर दे आर फ्री लिविंग और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मतलब अटैच रहता है। अगर अटैच रहता है, इसके बारे में ही बोला है, इट हैज राइबोसोम्स अटैच टू इट सरफेस, मतलब रफ, अगर तुम लोग रफ के बारे में बोलना चाहते हो तो याद रखना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच रहता है एंड इट इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रेशन, ठीक है। जैसे कि ग्लैंड सेल्स में होता है, पेनक्रिएटिक सेल्स जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस सपोज सिंथेसिस हो रहा है, तो इसी की वजह से वहाँ पे राइबोसोम्स अटैच रहता है, क्योंकि राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करेगा एंड उसको मदद करेगा कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम्स अटैच रहता है, इसलिए वो जो सरफेस है वो रफ दिखता है। वो कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें अगर अटैच रहेगा पिंपल्स की तरह तो तुम लोगों को रफ तो लगेगा ही। एंड नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होता, ये स्मूथ दिखता है, पूरा एकदम फ्लैट दिखता है। सो इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स एंड इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इसके बारे में ही है, छोटा छोटा सब चीज़ें हैं, छोटा छोटा करके सिर्फ तुम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनेलिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि होता है गोल्गी एपरेटस, ठीक है। गोल्गी एपरेटस, ये जो गोल्गी एपरेटस है ये क्या होता है, ये जो गोल्गी एपरेटस होता है ये क्या होता है, इट इज अ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बोला था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जैसा हम लोगों ने बोला था वैसा ही ये होता है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, जो तुम लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है, ठीक है। इसका काम क्या है, इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स। मतलब इसको तुम लोग बोल सकते हो, जो पोस्ट ऑफिस तुम लोगों ने देखा होगा शायद, पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ पे क्या होता है, पहले रिसीव होता है पार्सल्स, फिर पार्सल्स को सॉर्ट किया जाता है कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसको
दूसरे डिलीवरी पार्टनर को दे दो, ये पार्सल्स कोई दूसरा ले जाएगा, इसको दूसरे पोस्टमैन को दे दो, ये दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, तो सॉर्टिंग भी होता है, ठीक है। पैकेजिंग होता है कि अगर उसके ऊपर कोई पैकेज चढ़ाना है, ठीक है, मतलब जो प्रोटीन से उसके ऊपर कुछ पैकेज चढ़ाना है तो इसको मॉडिफाई करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, पैकेज करते हैं, किसका, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, ठीक है। इनटू वेसिकल्स, वेसिकल्स के बारे में तुम लोगों को तो पता ही होगा, जो हम लोगों के ब्लड वेसल्स के साथ रहता है, वेसिकल्स, वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रेशन और लाइजोसोम फॉर्मेशन। अभी ये लाइजोसोम क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी मान लो गोल्गी एपरेटस क्या करता है, गोल्गी एपरेटस क्या करता है, ये जो गोल्गी एपरेटस क्या करता है, इसको पैक करता है, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे इस प्रोटीन्स को पैक कर रहा है वेसिकल्स के अंदर, एंड देन वेसिकल्स क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इसको बाहर फेंक देगा, सो दैट इट कैन गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस, यू कैन कॉल इट एज द पोस्टमैन या फिर पोस्ट ऑफिस ऑफ आवर सेल, ठीक है। अभी लाइजोसोम्स क्या है इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही मतलब इसका नाम सुना था। लाइजोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, मतलब थैली जैसा कुछ होता है, filled with enzymes which can break down unwanted proteins, carbohydrates, fats and even diverse parts of the cell। मतलब क्या होता है, सपोज ये लाइजोसोम है, ये एक बड़ा सा सेल है, इसके अंदर मान लो एक लाइजोसोम है, दीज आर लाइजोसोम्स, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ फिलअप होगा इसके अंदर कुछ फिलअप हुआ होगा जो एंजाइम्स होता है, ठीक है, दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या करेगा, जब देखेगा कि हाँ सेल के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल्स पड़ा हुआ है, अनवांटेड प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये क्या करेगा, ये बर्स्ट हो जाएगा एंड ये सब निकल जाएगा, मतलब ये सब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये निकल जाएगा, यानी ये डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, ये सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर देगा, सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर देगा, इवन द लाइजोसोम इटसेल्फ गेट्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है। वो जो लाइजोसोम है, जिस जो थैली है, वो भी खुद फट जाता है एंड वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड पूरा सेल को ही वो डैमेज कर देता है, मतलब पूरा ही सेल को वो खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन आर रिलीज्ड इनटू साइटोप्लाज्म वेयर दे मे बी रीयूज्ड फॉर अदर सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। ये जो जितना भी प्रोडक्ट्स है इसको हम लोगों ने साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया, ताकि अगर यूज करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, ये डेड सेल कहलाएगा एंड डेड सेल होके हम लोगों के बॉडी से वो निकल जाएगा, ठीक है। लाइजोसोम्स आर ऑल्सो नोन है सुइसाइड बैग्स, इसके बारे में तुम लोग बाद में पढ़ोगे, बाद के मतलब फ्यूचर में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। दिस आर ऑल्सो नोन है सुइसाइड बैग्स ऑफ द सेल, दे वो सुइसाइड जैसा, सुइसाइड बॉम्बर जैसा होता है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इतना भी बात नहीं करेंगे, मतलब समझ लो कि वहाँ से वो खुद ही मतलब फट जाता है, खुद तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और आसपास की चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। सो इसके बारे में ही हम लोगों ने बात कर लिया, लाइजोसोम्स के बारे में बात कर लिया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हम लोग बात करेंगे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड किसी भी चीज़ को भूल जाओ, लेकिन ये चीज़ मतलब कभी नहीं भूलना कि माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। पावर हाउस नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ से हम लोगों को पावर मिलता है, एनर्जी मिलता है, बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोर सेलुलर एक्टिविटीज। कुछ भी भूल जाओ, लेकिन ये वाला लाइन मत भूलना कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि दे सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। अभी माइटोकॉन्ड्रियन में भी टू मेम्ब्रेन्स होता है, जैसे न्यूक्लियस में टू मेम्ब्रेन्स है, वैसे माइटोकॉन्ड्रियन में भी टू मेम्ब्रेन्स है। रुको, मैं माइटोकॉन्ड्रिया का हाँ एक डायग्राम है यहाँ पे, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोला है कि द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। पोरस मतलब थोड़ा सा पोर्स है, होल्स है, जहाँ से तुम लोग सब्सटेंस को अंदर बाहर कर सकते हो। नेक्स्ट इज द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे which increase the surface area for chemical reaction and facilitate energy production। अभी समझते हैं क्या होता है। ये देखो, ये हो गया हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में देखो, इसके अंदर एक ये जो लेयर है, एक ये लेयर है एंड ये लेयर है। अभी ये लेयर जो है ये फोल्डेड है, देखो ऐसे ऐसे करके फोल्डेड है। ये लेयर जो आया ये फोल्डेड है। सो द ऊपर का जो लेयर है वो स्मूथ होता है, दिस लेयर इज स्मूथ एंड पोरस। इसके बारे में हम लोगों ने लिख लिया है, लेकिन जो अंदर का है वो फोल्डिंग करता है। इस फोल्ड्स को क्या बोलते हैं? इस फोल्ड्स को हम लोगों ने नाम दे दिया है क्रिस्टे। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इस फोल्ड्स का नाम है क्रिस्टे। देखा, इस फोल्ड्स के नाम को क्या दे दिया? क्रिस्टे बोल दिया। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके बारे में बात के लिए आउटर मेम्ब्रेन बोल दिया।
अभी एक चीज तुम लोग नोटिस करना जो यहाँ पे है, मतलब डायग्राम में दिया हुआ है, चलो थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, पहले देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है। इन माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज जो होता है, जो हम लोगों का मेन एनर्जी सोर्स है, ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग ए प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तुम लोगों को पता है कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O टर्न्स इनटू क्या होता है, याद कर लेना, ठीक है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसको याद कर लेना। अभी तुम लोगों के इस चैप्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, शायद तुम लोगों का एक और चैप्टर है जहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा ज़रूरी पड़ जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोला, द एनर्जी रिलीज द स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का नाम तुम लोगों ने ऑलरेडी सुना है, मुझे पता है कि ये जो एनर्जी रिलीज होता है कुछ कुछ तो तभी के तभी यूज़ हो जाता है, जो यूज़ नहीं हो रहा है, जो स्टोरेज करके रख सकते हैं हम लोग, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है, किस फॉर्म में वो स्टोरेज होता है, ATP के फॉर्म में होता है, दैट इज़ यूज फॉर एनर्जी करेंसी। जैसा पैसा होता है ना, कि अभी तुम लोगों को कुछ खाना है, अभी तुम लोगों ने सपोज कुछ कमा लिया, अभी क्या खर्च कर दोगे या फिर कुछ सेविंग्स करके रखोगे पैसे के हिसाब से, तो वैसा ही कुछ पैसे के हिसाब से तुम लोग सेविंग्स करके रख सकते हो एनर्जी को, एज इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। अभी जो मैं तुम लोगों को चीज़ बताने वाला था कि देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तुम लोगों को राइबोसोम्स नज़र आ रहा है डायग्राम में, एंड उसके अंदर DNA नज़र आ रहा है। एक माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर DNA, मतलब थोड़ी देर पहले सर आपने बताया था, तुम लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है एंड न्यूक्लियस के आसपास राइबोसोम्स होता है, न्यूक्लियस से राइबोसोमल सब यूनिट्स निकलता है, एंड न्यूक्लियस के आसपास ही माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग से DNA रहता है एंड अलग से राइबोसोम्स रहता है, तो आंसर होगा हाँ, अलग से DNA एंड राइबोसोम्स रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड ए सेल विदिन ए सेल, ठीक है, बिकॉज it contains its own DNA and ribosomes, ठीक है। सेल के अंदर सेल, मतलब जो सेल है उसको तो हम लोग सेल बोलते हैं, लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको भी हम लोग सेल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसका खुद का DNA एंड राइबोसोम्स होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये डायग्राम में दिया हुआ है, इससे थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्टली घुमा के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया, ठीक है, यहाँ से भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे प्लास्टिड्स की ओर। प्लास्टिड्स के बारे में क्या बोला है कि प्लांट्स यूज स्पेशल ऑर्गेनेलिस कॉल्ड प्लास्टिड्स फॉर फूड सिंथेसिस, मतलब ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, दीज आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, एंड दीज आर स्पेशल ऑर्गेनेलिस जहाँ पे फूड सिंथेसिस होता है एंड फूड का स्टोरेज होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे लेता हूँ प्लास्टिड्स का, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, तुम लोग जानते हो कोई क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड, जिससे क्या होता है, एक पिगमेंट रहता है, ठीक है, जिसमें एक पिगमेंट रहता है क्लोरोफिल बोल के, जो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है या फिर प्लास्टिड जो होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन माउंट होता है ऑर्गेनेलिस, ठीक है। अभी प्लास्टिड्स के बारे में क्या बोला है कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम लोगों को पता है कैसे होता है, एक ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ए type of plastid, absorbs the sunlight. Inside the chloroplast there is a semi-fluid substance called the stroma. Within the stroma are disc-shaped membrane structures called chlorophyll. क्या मैंने डायग्राम लाया है यहाँ पे? नहीं लाया, ठीक है। हम लोग डायग्राम के बारे में भी हम लोग देखेंगे, रुको मैं डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करके तुम लोगों को दिखा दूंगा। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, द शुगर सिंथेसिस इन द प्रोसेस आर यूज्ड इन द स्ट्रोमा अलोंग विद स्टार्च ग्रैन्यूल्स। मतलब समझो क्या होता है। ये जो प्लास्टिड्स है, सपोज मैं मान लो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिड ड्रॉ किया, दिस इज अ प्लास्टिड एंड ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सो और एक मेम्ब्रेन में ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे। सो दिस इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है।
सपोज मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही बात कर रहा हूँ, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दिस इज फिल्ड अप विद अ जेली लाइक अगेन ए सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जेली लाइक सब्सटेंस नोन एज स्ट्रोमा, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है, अभी स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर ऐसा डिस्क शेप होता है, जैसे मान लो कि तुमने एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख के तो कुछ ऐसा खेल तुम लोगों ने बचपन में खेला था क्या? अगर नहीं खेला था तो मान लो कि सपोज तुम लोगों ने बहुत सारा कॉइन्स को स्टैक कर लिया है, बहुत सारा कॉइन्स को एक के ऊपर एक कॉइन्स को स्टैक कर लिया। सो ऐसा करके एक चीजें एक के ऊपर एक रहता है, डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट कॉन्टेन क्लोरोफिल। ये जो डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होता है, इसके अंदर ही क्लोरोफिल रहता है, इसके अंदर ही क्लोरोफिल रहता है एंड इसके अंदर ही क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब किया जाता है एंड फोटोसिंथेसिस कैरी आउट किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? या ऐसा ही है, तुम लोगों के बुक में शायद डायग्राम भी है, तुम लोग देख लेना एक बार। ठीक है, एंड एक चीज याद रखना, ये जो प्लास्टिड्स है दीज आर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मतलब क्या है, इसके अंदर भी एक चीज याद रखना, दे ऑल्सो कॉन्टेन देयर ओन डीएनए, डीएनए नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखूंगा ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स। सो लास्ट का जो मैंने एक नोट लिखाया था तुम लोगों को, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, एंड प्लास्टिड्स इज considered and are considered सेल विद इन सेल बिकॉज इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, ये वाला चीज तुम लोग ऐड करके लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्लास्टिड्स के बारे में यहाँ पे मैंने नोट लिखा था, सॉरी मैंने पीछे लिख दिया था कि मिटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, thus they can make some of their own proteins. This characteristic suggests that both mitochondria and plastids share an evolutionary history with these single cell organisms. मतलब क्या है, लास्ट का लाइन के बारे में हम लोगों ने नहीं समझा है, ऊपर का लाइन तो हम लोगों को फिर भी पहले मैंने नोट लिखा दिया था कि इसका ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स होता है, लेकिन लास्ट लाइन का मतलब समझो। मतलब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स मतलब सपोज मान लो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स था, तो ये बोल रहा है कि ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स था जिसके पास खुद का ही डीएनए एंड खुद का ही राइबोसोम्स होता है, शायद ऐसा ही एक चीज है माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड दोनों का ही बारे में अगर पूछ लो कि दीज आर ऑल्सो कैन बी कंसीडर्ड ए सेल, कैसा टाइप का सेल, बहुत ही प्री हिस्टोरिक सेल्स होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद का खाना खुद बना सकता है, मतलब खुद का प्रोटीन खुद बना सकता है, खुद का डीएनए भी है, तो मतलब उसको हम लोग एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं ना, सेल विद इन ए सेल, जैसा कि मैंने बोला था। तो ऐसा ही इसके बारे में बताया गया है। एक और नोट भी है यहाँ पे, मैंने लिखा है कि सम प्लास्टिक्स जो है वो कलर नहीं शो करता, लैक पिगमेंट्स एंड दस कलरलेस, दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट्स। ठीक है, कोई कोई प्लास्टिक है जो कलर शो करता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, वो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल को रखता है इसलिए ग्रीन कलर शो करता है। उसको छोड़ के भी बहुत सारा ऐसा प्लास्टिक्स है जो कलर शो करता है, लेकिन कोई कोई प्लास्टिक्स होता है जो कलर शो नहीं करता, कोई पिगमेंट कंटेन ही नहीं होता तो कलर शो नहीं करता, इसको हम लोग नाम दे दिया है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स को स्टोर करता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो पोटैटो एंड टैरो में भी होता है। ठीक है, जो कंटेन स्टार्च, मतलब जो तुम लोग आलू खाते हो ना, जो इतना बड़ा सा जो मतलब मेन जो आलू का पार्ट है जो हम लोग खाते हैं, दोज आर नथिंग बट प्लास्टिड्स, they are leucoplast, they contains the starch of the पोटैटो। ठीक है, जब तुम लोग उसको आलू को धोते हो तब एक स्टार्ची फीलिंग आता है ना, वो इट इज कंटेंट थ्रू द ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग जाएंगे वैक्यूल्स की तरफ। वैक्यूल्स छोटा सा ही चीज है, छोटा सा ही समझो, ये लास्ट तुम लोगों का ऑर्गेनेलिस है। वैक्यूल्स आर नथिंग बट स्टोरेज सैक्स, दीज आर स्टोरेज सैक्स फॉर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट। थैली जैसा चीज रहता है जहाँ पे स्टोरेज के काम में आता है। ठीक है, इन्हें मैच्योर प्लांट सेल्स, मेनली प्लांट सेल्स में ही होता है बाय द वे। हाँ, in a mature plant cell there are usually one large central vacuole surrounded by single selectively permeable membrane। मतलब इसका ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है एंड ये एक बहुत बड़ा सा लार्ज सा सेंट्रल वैक्यूल होता है। मतलब समझना, जैसे कि जब भी मैंने एनिमल सेल्स में ड्रॉ किया था, सपोज मान लो ये एनिमल सेल्स है एंड मान लो ये प्लांट सेल्स है।
तो एक तो डिफरेंस तुम लोगों को पता है कि प्लांट सेल्स के आसपास क्या होता है, सेल वाल होता है, सेल वाल होगा। सो सपोज सेल वाल में भी मैंने ड्रॉ कर दिया। सो ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के मिडिल में एक बड़ा सा चीज रहता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है न्यूक्लियस। प्लांट सेल्स जब तुम लोग देखोगे, जो बड़ा सा चीज होगा उसके साइड में एक और मतलब मीडियम साइज का और एक चीज होगा, ठीक है, मीडियम साइज का एक और चीज होगा। जो मीडियम साइज का चीज है उसका नाम है न्यूक्लियस, इसका नाम है न्यूक्लियस। और जो बड़ा सा चीज है उसका नाम है क्या, वैक्यूल। इन केस ऑफ एनिमल सेल दिस इज द न्यूक्लियस। क्या एनिमल सेल में वैक्यूल्स रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं नाम दे दिया, दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस इज द एनिमल सेल। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा कि वैक्यूल्स इज द मेन लार्ज स्ट्रक्चर, नॉट द मेन स्ट्रक्चर बट द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन ए प्लांट सेल। एनिमल सेल के मामले में जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होगा वो न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और क्या लिखा है, द वैक्यूल इज फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। तुम लोगों को ये सब थोड़ा सा पहले भी पता चल चुका होगा कि जो सेल सैप होता है वो वैक्यूल से होता है। फिर क्या बोला है कि बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर द वैक्यूल हेल्प्स टू मेंटेन प्रेशर इन द सेल्स व्हिच कीप द प्लांट सेल्स फर्म। मतलब जो तुम लोग देखते हो कि जो प्लांट का जो डंठिया होते हैं जब वो फ्रेश होता है, जब वो ताज़ा होता है, वो जब वो जिंदा होता है वो पूरा फर्म होता है, ठीक है। तुम लोग उसको तोड़ने जाओगे तो मतलब वो स्नैप कर जाता है, ठीक है, मतलब वो फर्म होता है ना। तो तुम लोग तोड़ने जाओगे तो प्रेशर तुम लोगों को थोड़ा सा देना पड़ेगा, फिर वो स्नैप कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू वैक्यूल्स, क्योंकि वैक्यूल्स में इतना पानी रहता है कि वो प्रेशर मतलब एग्जर्ट करता है, वो फूल जाता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसलिए ऐसा होता है। जब कोई मरा हुआ प्लांट को तुम लोग मतलब तोड़ने जाओगे तो तुम लोग को पता होगा वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो उतना फर्म नहीं होता, वो मुरझाया गया होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर मरा हुआ प्लांट है तो वैक्यूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वैक्यूल्स भी तब नष्ट हो जाता है धीरे धीरे, तब इसके लिए वो मतलब फर्म नहीं रहता। यही बोला है कि और एक काम था कि जब प्लांट्स डज नॉट गेट इनफ वाटर द वैक्यूल लूजेस द वाटर एंड द सेल बिकम्स फर्म एंड द प्लांट्स गेट विल्टेड। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर तुम इनफ पानी नहीं डालोगे अपने पौधे पे तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा मुरझा जाएगा, मर जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट अगर नहीं मर गया होगा तो एटलीस्ट वो मुरझाया गया होगा। तो अगर मुरझाया गया है तो फिर इसी वजह से, क्योंकि वो जो वैक्यूल्स है वहाँ से वाटर लॉस हो गया है, ठीक है। और लास्ट में एनिमल सेल्स के भी बारे में बोला गया है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स आर समटाइम्स प्रेजेंट, दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल्स, दे हेल्प इन टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। मतलब ये जो डायग्राम है इसके अंदर मैं एक छोटा सा वैक्यूल ड्रॉ कर सकता हूँ, इसमें टेम्पोररी स्टोरेज होता है, कभी कभार किसी किसी सेल्स में होता है, हर सेल्स में नहीं होता, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ वैक्यूल्स के बारे में, एंड दिस इज ऑल्सो द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। दीज आर ऑल द सेल ऑर्गेनेलिज जो हम लोगों ने पढ़ा है। एक बार लास्ट में लिख देता हूँ कि न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले तो हम लोगों का काम होता है न्यूक्लियस से शुरू होता है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोगों का राइबोसोम्स जो प्रोटीन फैक्ट्रीज होता है, सिर्फ मुंह से तुम लोग सुनो अच्छे से, तुम लोगों को रिवीजन हो जाएगा। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स अटैच्ड है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, एंड अगर राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज फंक्शनल इन लिपिड्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस में क्या होता है, दे एक्ट एज द पोस्टमैन, ठीक है, दे एक्ट एज द पोस्टमैन। ये मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैक करता है, ये सब है। फिर गोल्गी एपरेटस से एक चीज और भी बनता है जिसका नाम है लाइजोसोम्स। दीज आर नथिंग बट दे रिलीज सम एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द अनवांटेड पार्टिकल्स इन ए सेल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड इसके बाद आता है प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स आता है, दे भी दीज आर ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया लाइक, क्यों, क्योंकि दे शेयर देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इसका खुद सही है। एंड लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या होता है, दीज आर टेम्पोररी, दीज आर स्टोरेज सैक्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी होता है, लेकिन टेम्पोररी होता है एंड बहुत ही छोटा होता है, एज नॉट एज लार्ज एज कम्पेयर टू प्लांट्स। इसके बारे में ही पढ़ लिया, 5 मिनट में तुम लोगों को मैंने रिवीजन भी करा दिया, यही सब चीज़ें हैं। और न्यूक्लियस के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बोला था। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए रहता है, न्यूक्लियोलस रहता है एंड क्रोमैटिन रहता है। क्रोमैटिन इज बेसिकली जब वो अनडिवाइडिंग रहता है, जब डिवाइडिंग शुरू हो जाता है, डिवीजन शुरू हो जाता है, तब हम लोग क्या करता है,
क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बनता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होता है, जीन्स मतलब जहाँ से इनहेरिटेंस कैरी होता है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोगों का सेल डिवीजन वाला भी पोर्शन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस मियोसिस बोल के कुछ चीज़ें हैं जिसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मतलब और एक चैप्टर और एक लेक्चर तुम लोगों को चाहिए, लेकिन आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेलिस, हर कोई सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ लिया है, ये हो गया है ख़त्म अभी के लिए, ठीक है। अभी सेल ऑर्गेनेलिस का तुम लोग अच्छे से रिवीजन करो, इसका नोट्स बनाओ, नोट्स लिखो एंड अच्छे से आराम से इसको पढ़ लो, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट में सेल डिवीजन के बारे में पढ़े तो तुम लोगों को याद आ जाए, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये लेक्चर तुम लोगों को समझ आया हो तो लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छा लगा हो और अपने दोस्तों को भी हेल्प करना चाहते हो तो शेयर कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जब भी नया वीडियो आए तब तुम लोग को पता चल जाए, एंड वो जो बेल वाला आइकन है वो भी दबा देना, ठीक है। और इसी के साथ एक कमेंट भी कर देना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ डाउट्स है तो वो भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में ही तुम लोगों का डाउट्स मिटाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको एड्रेस कर दूंगा कि कोई अगर डाउट है किसी बच्चे का, ठीक है। सो मैं वो बच्चे को मतलब शाउट आउट देके भी तुम लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर कन्फ्यूजन है तो किस चीज़ में, ठीक है। और तुम लोगों को इस चैप्टर का जो लेक्चर नोट्स है वो तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। देखो एक चीज़ मैं तुम लोगों को लास्ट में बोल देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल में 2 टाइप्स ऑफ नोट्स तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ नोट्स, एक तो होगा ये लेक्चर नोट्स, जैसे कि मैंने लेक्चर 1 नोट्स बनाया था, मतलब जो क्लास में जो स्लाइड्स तुम लोगों को मिल रहा है वो लेक्चर 1 का है, लेक्चर 2 का भी मिलेगा, एंड सपोज लेक्चर 3 3 लेक्चर में खत्म हो गया तो ये वाला मिल जाएगा। एज सुन एज दिस लेक्चर्स आर ओवर, मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो तुम लोगों को एक मतलब कॉन्सोलिडेटेड या फिर क्यूमुलेटिव चैप्टर नोट्स मिल जाएगा। क्यूमुलेटिव चैप्टर नोट्स मतलब उसमें हैंड रिटन या टाइप करा हुआ पूरा नोट्स, पूरा चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। एक साथ पूरे चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। अभी जो तुम लोगों को लेक्चर नोट्स मिलेगा टेलीग्राम चैनल में वो होगा सिर्फ ये जो स्लाइड्स जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है, ठीक है। क्लास में तुम लोगों को फुल चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा, आइदर हैंड रिटन वंस और टाइप वंस, दोनों ही सेम है, तुम लोगों को मिल जाएगा। वो लास्ट में तुम लोगों को मिल जाएगा आफ्टर लेक्चर नंबर 3, मतलब जितना भी लेक्चर चाहिए लास्ट लेक्चर अपलोड होने के बाद, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने से पहले तुम लोगों को मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, सब लेक्चर्स का नोट्स सब कुछ तुम लोगों को अपने आप मिल जाएगा। सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना, लिख लेना, पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ाई कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।